हरे कृष्णा। तो आज हम हमारे इस जो वीडियो है इसमें हम गुरुकुल का एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपना जो लास्ट वीडियो था जन्माष्टमी का इनविटेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, जिसमें राघव ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जैसे पूरा कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं उसका अरेंजमेंट वो कर रखे थे, तो वो मैंने आपको दिखाया था। आज हम गुरुकुल में जो एजुकेशन एंशिएंट गुरुकुल्स में जो भारत में होती थी उसका कन्फ्यूज़न लोगों को है वर्तमान की शिक्षा और गुरुकुल्स की और स्कूल की वर्तमान शिक्षा से। तो जैसे गुरुकुल्स में जब भगवान का भागवतम में वर्णन आता है तो वहाँ पे 64 क्वालिटीज़ का दे रखा है जो गुरुकुल में उस टाइम के आचार्य सिखाते थे स्टूडेंट्स को। तो भगवान ने 64 क्वालिटीज़ स्किल्स जो थी 64 डेज़ में गेन कर ली थी। तो जैसे उनकी स्टार्टिंग स्किल्स में जैसे सिंगिंग का हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे राग को पहचानना और डिफरेंट टाइप ऑफ राग को गाना। फिर सिंगिंग के बाद गायन शैली के बाद हो गया कैसे नाट्य लिखा जाए, यानी जो ड्रामाज होते हैं वो लिखना, फिर ड्रामा को प्ले करना, उसका अच्छे से अभिनय करना, वो भी इसी में आता था। उसके बाद जो आता है सिंगिंग, नाट्य के बाद किस तरह से बोलना सीखा जाए, लेखनी जो है लिखना। उसके बाद आता था क्षत्रिय ट्रेनिंग। तो क्षत्रिय ट्रेनिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती थी, 4 इम्पोर्टेंट चीज़ क्षत्रियों के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। एक तो मैथमेटिक्स यानी गणित का अच्छे से ज्ञान, जिसमें मैथमेटिक्स में उनको ज्योग्राफी वगैरह का भी अच्छे से ज्ञान होता था। मैथमेटिक्स के बाद उनको सैन्य नीति यानी युद्ध नीति के बाद उनको राजनीति के बाद उनको जो ज्ञान मिलता था वो जो है नीति शास्त्र के बाद उनको जो ज्ञान दिया जाता था वो कूटनीति। इस तरह क्षत्रियों की ट्रेनिंग होती थी। क्षत्रियों की ट्रेनिंग के बाद जो कम उम्र में जो बच्चों को गुरुकुल में सिखाया जाता था किस तरह से सजावट की जाए, यानी शारीरिक सजावट और अन्य, चाहे वो घर हो, मंदिर हो, गांव हो या कोई समारोह हो। तो जैसे विभिन्न प्रकार के पुष्प का ज्ञान, फूलों का ज्ञान, पेड़ पौधों का ज्ञान और उनसे बनने वाली विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ और पेड़ पौधों से बनने वाली विभिन्न आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती थी उनका ज्ञान, विभिन्न प्रकार के जो ड्रग्स जो आज वर्तमान में यूज़ होते हैं उनका ज्ञान, उनका होने वाला शारीरिक प्रभाव, शरीर पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा वो, इस तरह से शारीरिक शिक्षा का भी ये होता था। फिर पुष्प सजावट के अलावा शारीरिक, जैसे ये मैंने तिलक लगा रखा है, ये तिलक लगाना, विभिन्न प्रकार के शरीर पे विभिन्न कलर से, विभिन्न प्रकार के चित्रों से चित्रित करना, अपने शरीर को सजावट करना, साज सज्जा। इसी तरह उस टाइम भगवान को विभिन्न प्रकार के केस बनाना, जैसे बाल घुंघराले बनाना, सीधे करना, इस तरह से विभिन्न प्रकार के बालों की सजावट भी उस टाइम सिखाई जाती थी। फिर उसके बाद आता था गुरुकुल में ये हो जाने के बाद कैसे जो गर्मियों के टाइम में वैसे जनरली आजकल वृंदावन में भी होता है अभी भी फुलवारी जो जिसे बोलते हैं, फूलों से सजावट मंदिरों में। तो फूलों से विभिन्न प्रकार के जैसे सैया बनाना, विभिन्न प्रकार के विमान बनाना। तो जैसे पुष्प विमान का भी रामायण में वर्णन आता है। तो भगवान राम, वो जो विमान था वो पुष्प से बना हुआ था। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सिर्फ टीन से विमान की कल्पना कर सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक या कपड़े से जो पैराशूट होते हैं उनसे उड़ने की कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ वो टेक्नोलॉजी बहुत हायर थी, तो वो अभी विलुप्त प्राय है और इस पर कोई रिसर्च भारतीय स्कूलों में ही नहीं, दुनिया के किसी स्कूलों में नहीं किया जा रहा। और उसका कारण है क्योंकि इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि भारतीय ग्रंथों को माइथोलॉजी, देखिए मिथ जो वर्ड है वो संस्कृत के मिथ्या शब्द से आया है। जब मिथ्या शब्द विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले व्यक्ति और उच्चारण करने वाले व्यक्ति तक पहुंचता है तो ये मिथ्या शब्द मिथ होता गया और माइथोलॉजी उन्होंने इसको मान लिया है। एक्चुअली में ये माइथोलॉजी नहीं है, भारत का इतिहास है। तो इस तरह से पुष्प की सजावट के बाद आता है विभिन्न प्रकार के रूप लेना, जिसे बहरूपी कला कहते हैं। बहरूपी कला में इस तरह की कलाएं भी होती हैं कि आप अपना रूप बदल कर अगर अपने मित्र के पास भी जाएं तो पहचान ना पाएँ। इस तरह की कलाएं भी उन्हें सिखाई जाती थी। तो बहरूपी कला हो गई। फिर उसके बाद मनोविज्ञान, जो आज के टाइम में उसको साइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है।
साइकोलॉजी के बाद फिलोसफी में जैसे इनको वेदों का जो पूर्वक है उपनिषद, इतिहास में महाभारत, रामायण और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फिलोसफी में जैसे गीता हो गया, पुराण हो गए, ठीक है। तो इनको पूरा ये ज्ञान। इसके अलावा विभिन्न देशों की, अब जैसे वर्तमान में जो हर देश में अलग अलग भाषा के लिए जो चल रहा है कि एक देश में एक ही भाषा हो, तो उस टाइम का जो भारत था, भारतवर्ष, उसमें जो देश थे, भारतवर्ष में देश थे। भारत एक पूरा बड़ा वर्ष था। वर्ष का मतलब होता है देशों का समूह है। उस वर्ष में भारत में जो अन्य देश थे उनमें विभिन्न भाषाएं थी। तो वहाँ पे वर्णन आता है भगवान ने विभिन्न देशों की भाषाएं भी सीखी। तो इसलिए आपको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी गुरुकुल में दिया जाता था। इस तरह से फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, ये 3 मेजर कैटेगरी हैं। इनमें भी डिवाइडेशन था, ठीक है। इसके बाद वैश्य क्लास होती थी, बिजनेस क्लास, उनके लिए वाणिज्य, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो वाणिज्य उनका मेन जो उद्देश्य वाणिज्य का होता था। वैश्य क्लास का कृषि, गोरक्षा एंड वाणिज्य। तो वो कृषि, गोरक्षा क्यों की जाती है? क्योंकि देखिए गाय जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव का जानवर है अन्य जानवरों की तुलना में। हम नहीं कह रहे कि अन्य जानवरों की रक्षा नहीं करनी, प्रकृति में हर जानवर की उतनी ही महत्व है जितना कि गाय का या हमारा। तो इवन दो हमारा, मैंने बोला हमारा, तो इस तरह से गाय की भी रक्षा करना आवश्यक है। तो ये वैश्य क्लास का कार्य होता था। तो उनको वाणिज्य में अच्छे से ट्रेन किया जाता था। वाणिज्य में जैसे वर्तमान में मार्केटिंग होती है, उस टाइम भी होती थी। वाणिज्य की ट्रिक्स उनको सिखाई जाती थी, कैसे कूटनीतिक तरीके से अपना बिजनेस किया जा सके, वो सब उन्हें सिखाया जाता था। राजनीति, जैसे हमने वॉरियर्स के लिए बात करी थी, वर्तमान में राजनीति नहीं है, नाम राजनीति है लेकिन है कूटनीति। बांटो और राज करो, दैट्स ऑल, कुछ नहीं। हाँ, पहले भी राजनीति में क्षत्रियों के जो गुण उन्हें सिखाए जाते थे, उसमें संधि करना, कैसे कूटनीति करनी है वो सिखाना, इसके अलावा कैसे डिवाइड करके रूल किया जाए। तो वो जो बांटो और राज करो उस टाइम भी होता था, लेकिन वो बांटो और राज करो किस में होता था? दुष्टों में, जो समाज में डेमोनिक राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते थे, जो समाज में अशांति फैलाना चाहते थे, उनको बांटकर शांतिपूर्वक समाज में राज किया जा सकते, तो उन लोगों को बांटा जाता था। बट वर्तमान में किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। इवन तो डेमोनिक राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही राजनीति में हैं, जो कूटनीति है। तो इस तरह से हमने वॉरियर्स की बात कर ली। फिर आता है शूद्र क्लास। देखिए, शूद्र क्लास का वर्तमान की दलित या पिछड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं है। शूद्र क्लास का ये बोला गया है कि वो व्यक्ति जो अपनी इंटेलिजेंस उसके पास कम है, तो वो किसी के कहने पे उसको, जैसे किसी हमारे यहाँ जैसे मान लो कोई वर्कर आता है, लेबर आता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इवन दो पढ़े लिखे होने के बाद भी क्रिएटिव माइंड नहीं है, तो वो किसी न किसी लीडर के नीचे आज भी काम करते हैं। उस टाइम भी होता था। तो उस टाइम ड्यूटी इतनी होती थी कि जो व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस से काम नहीं कर सकता उसको काम बता दिएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, मेरे को कोई कार्य करवाना है, तो मैं उसको पूरा प्लान बता दूंगी कि आपको ऐसे ऐसे करना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं खेत का। तो देखिए, खेत में जैसे मुझे मेरा पूरा 100 बीघा ज़मीन है, तो मैं क्या करूँगा, वर्कर बुलाऊँगा तो उसको क्या बोलूँगा कि इस खेत को खेत के चारों तरफ मेड़ लगानी है, और कैसे लगानी है वो बता दिया, तो उसने वो काम कर लिया। तो ऐसी शूद्र का मतलब अनटचेबल नहीं होता था, अछूत नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे विकृति आई और वो अछूतता में बदली। उस टाइम इस चीज़ को हटाना नहीं था, इसको रिफॉर्म करना था। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल नकार देते हैं तो समाज में उत्पात होता है। और अगर कोई चीज़ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसको रिफॉर्म किया जाए, न कि उसको हटाया जाए। हटाने से उत्पात होगा, रिफॉर्म करने से एक नया इनोवेशन होगा, आविष्कार ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 कैटेगरी जो डिवाइड की गई थी वो गुण स्वभाव के हिसाब से थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एंड क्षत्रिय। तो देखिए, जो ब्राह्मण थे उनकी ड्यूटी होती थी समो दमो शौचम शांतिम आवर्जम, ज्ञान। तो देखिए, समो यानी भी अपने आप पे कंट्रोल करना। देखिए, ब्राह्मण के प्रति कोई भी आप अपराध करोगे, कोई भी किसी भी तरह का अपशब्द कुछ भी बोलोगे तो ब्राह्मण सहन करेगा। बट वही चीज़ अगर उसके मालिक यानी भगवान के प्रति कहेंगे तो ब्राह्मण नहीं सहन करेगा, भक्त सहन नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण की ड्यूटी होती थी समा दमो, मतलब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, ज्ञान फ्री में देना, चिकित्सा फ्री में देना, लोगों को समाज में उद्धार के लिए अवेयर करना, ये सब ब्राह्मण के कार्य होते थे और बहुत
त्यागपूर्ण कार्य है, जातिगत वाला ब्राह्मणिकल आज का नहीं। उसके बाद क्षत्रियों का हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ये 4 कैटेगरी वर्णाश्रम गुण स्वभाव से हैं। वर्तमान मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वर्तमान में इवन दो बुक्स में हमें यह पढ़ाया गया कि ये 4 जो कैटेगरी है वो जातिगत थी, नहीं। मूर्ख है ये लिखने वाले, बुक लिखने वाले। इसीलिए बोला गया है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का अधिकार नहीं था इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको पढ़ाया जाता था, बट उनको लिखने का और ऐसा असीम कुछ फाइनल अथॉरिटिक कोई स्क्रिप्चर लिखने का, कोई बड़ा ग्रंथ लिखने का अधिकार नहीं था। उसका कारण क्या था? वर्तमान में जैसे अब कोई भी कुछ भी आके लिख देता है, तो अब जैसे 4 कैटेगरी जो शास्त्रों में दे रखी हैं वो गुण स्वभाव से हैं, लेकिन उस राइटर ने उसको अपनी मर्जी से और अपने द्वेष के कारण उसने लिखा कि 4 कैटेगरी जातिगत थी। अब जो स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे वो यही मानेंगे। और भारत में वर्तमान जो शिक्षा है उसने हमारे पुराने प्राचीन शिक्षा के प्रति भ्रांतियाँ फैला रखी हैं, जैसे मंदिरों के प्रति, हमारे गुरुकुलों की शिक्षा के प्रति नहीं। आज का आपका जो शिक्षा है ना स्कूल का, वो फेलियर है गुरुकुलों के सामने। 64 क्वालिटीज़ को अगर मैं एक जगह ला कर रखूँगा तो आप एक तरह से अचंभित होंगे कि क्या एक स्कूल में ये सब चीज़ें होती थी? यस, होती थी। मैंने आपको मेजर चीज़ें बताई, चलिए कुछ और आगे बातें करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, उनको खेती करना सिखाया जाता था। तो खेती करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? देखिए, खेती के लिए आपको खेत जोतने के लिए कुछ उपकरण चाहिए, गाय चाहिए, बैल चाहिए, या आज के वर्तमान में बात करूँ तो ट्रैक्टर वगैरह चाहिए। ठीक है, टेक्निक्स होती थी पहले भी। देखिए, जो आपने देखा होगा बैल से सिर्फ एक हल वाला नहीं, उस ज़माने में देखिए मैंने जब कृष्णा बुक में और अच्छे से जब पढ़ा, भगवान कृष्ण का वर्णन आता है 10वें घंटे में, तो उसमें पढ़ा कि अर्जुन का जो रथ था उसके काफ़ी घोड़े थे और बहुत बड़ा रथ था, सिर्फ 2 व्हील का पहियों का रथ नहीं था। तो उस ज़माने में इवन दो कृषि करने के लिए जो हल होते थे वो एक हली एक उसका नहीं होता था, काफ़ी बड़े होते थे, और 1-2 बैल नहीं होते थे, 5-5, 8-8 बैल के भी हल होते थे, और बहुत अच्छे से खेती की जा सकती थी बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेबर चाहिए, तो उस टाइम लोग ज़्यादा कृषि करते थे, शांत स्वभाव के रहते थे, सुबह जल्दी उठते थे, खाते थे, खेती करते थे, दिन भर रेस्ट करते थे, फिर खेत में चले जाते थे, अपना काम कर लेते थे। तो लेबर, ठीक है। उनको कृषि करना, जैसे बैलों का ज्ञान, खेत में मेड़ कैसे लगाते हैं, जुताई कैसे करते हैं, विभिन्न बीजों का ज्ञान, विभिन्न कीड़ों का, जो कीड़े खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कीड़े खेती को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे केंचुए हैं, फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, कुछ पेस्टिसाइड जो होते हैं वो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की फसलों का ज्ञान, उनको लगने वाले जो विभिन्न प्रकार के कीटनाशक होते हैं, जो कीट जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए कीटों को ख़त्म करने के लिए विभिन्न तरह की ऑर्गेनिक चीज़, जैसे कि छाछ को काफ़ी दिनों तक रख के उससे ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाया जा सकता है। नीम की पत्तियां हैं, आपका जो एलोवेरा, गवारपाठा जिसे हिंदी में बोलते हैं, उससे बनाया जा सकता है। तो उस टाइम बहुत सी टेक्निक्स थी, आज विलुप्त प्राय है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर का पूरा ज्ञान होता था, कैसे उसमें खरपतवार को ख़त्म करना है, कैसे विभिन्न प्रकार के बीजों से वर्ण संकर बीज, जो आज वर्तमान में हाइब्रिड है, लेकिन हाइब्रिड वर्तमान वाला बहुत ही डिग्रेडेड है। पहले हाइब्रिड बनाया जाता था तो अपर कैटेगरी का हाइब्रिड बनाया जाता था, जब 2 उच्च बीज को मिला के एक और उत्तम बीज, बट वर्तमान में 2 डिग्रेडेड बीज से एक और डिग्रेडेड बीज निकलता है। हम उस वर्ण संकर का विरोध करते हैं। इस तरह से बीजों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के इन बीजों से होने वाली खेती, और इसी तरह से खेती के बाद आते हैं हम कुकिंग पे। गुरुकुल में हर बच्चों को कुकिंग सिखाई जाती थी, विभिन्न प्रकार की स्वीट्स बनाना, विभिन्न प्रकार की सब्जियां बनाना, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाना, विभिन्न प्रकार के सॉलिड खाद्य पदार्थ जैसे मिठाइयों में होते हैं, या फिर आपके चपातीज हो गई, आपका पराठा हो गया, चिलड़े हो गए, हालो, इनके विभिन्न टाइप ऑफ चपातीज भी बनती हैं, चावल की विभिन्न टाइप ऑफ डिशेज़ बनती हैं। बंगाल में बताते हैं 1000 डिशेज़ जनरल में बनती हैं, भगवान का जब भोग लगता है और फिर वही ऑफ़र होके भगवान को ऑफर होने के बाद भक्तों में और आने वाले श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। तो 1008 स्वीट डिशेज़ ओनली गाय के दूध से
आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि गाय के दूध से 1008 कैसे, और उनको वही शिक्षा भी दी जाती थी। तो एग्रीकल्चर, कुकिंग, इसके अलावा सिलाई, विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनने वाले विभिन्न तरह के सजावटी कपड़े, कैसे सिलाई की जाए, कपड़े जो जिन रेशों से बनते हैं उनके पेड़ पौधों का ज्ञान, ठीक है। फिर आता है रत्नों का, तो विभिन्न प्रकार के रत्नों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के धातुओं का ज्ञान, और उन रत्नों से बनने वाले विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी और धातुओं से बनने वाले कॉम्बिनेशन के विभिन्न टेक्निक्स, हथियार और उपकरण जो आम जीवन में यूज़ होते थे। इस तरह से एग्रीकल्चर हो गया आपका, कुकिंग हो गया, फिर उसके बाद विभिन्न टाइप ऑफ जो धातु हैं और उपकरण हैं उनका ज्ञान हो गया। ये सब ज्ञान उनको दिया जाता था। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के शारीरिक एक्सरसाइज में, जैसे यौगिक, जो योगा में विभिन्न प्रकार के आसन हो गए, शरीर की विभिन्न जो एक्यूप्रेशर आज जो यूज़ होता है, उस टाइम इसका नाम कुछ और होता था। तो जैसे आपके बॉडी में जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियों का जो ज्ञान है, आपके विभिन्न अंगों का ज्ञान है, शल्य चिकित्सा है, आयुर्वेद का कंप्लीट ज्ञान उनको दिया जाता था। तो इस तरह से ये स्कूल में ये रहता था। फिर आते हैं विभिन्न प्रकार की उनको पेंट करना, विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएँ, उन चित्रकलाओं से विभिन्न प्रकार के जैसे आज वर्तमान में स्काउट गाइड्स में जैसे चित्रों से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो पुराने ज़माने में भी जैसे मान लो कोई व्यक्ति घर जा रहा है तो उसको ऐसे चित्रित किया जाता था, एक घर और एक व्यक्ति पाथ। तो इस तरह से चित्रित करने वाली ये जो शिक्षा थी, ये उस ज़माने में भी हुआ करती थी। इसके अलावा गुरुकुलों में जैसे कोई व्यक्ति उच्चारण, जो वर्तमान में भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में उच्चारण की जो क्षमता है लोगों की ख़त्म हो चुकी है, वो क्या बोल रहे हैं, और इवन दो उनके गले से आवाज़ भी नहीं आती बिना स्पीकर्स के। लेकिन पहले के जो लोग होते थे, जब स्पीकर्स नहीं होते थे तो उनके सामने भी भीड़ 500 की होती थी, लेकिन उनकी आवाज़ लास्ट तक भी जाती थी। तो गले के लिए और सिंगिंग के लिए और बोलने के लिए विभिन्न कलाएँ थी। संस्कृत भाषा जो वर्तमान में है वो सबसे उत्तम है उच्चारण के लिए या प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए। वर्तमान में सब विभिन्न भाषाओं में इंग्लिश सबसे डिग्रेडेड भाषा है प्रोनाउंसिएशन के मुकाबले। इसी तरह गुरुकुलों में जो खेती के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमि का, मृदा का जो आज का सोइल है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो वैसे आज भूतत्व विज्ञान जो है आपकी जियोलॉजी और ज्योग्राफी का जो पार्ट है, वो पहले जनरल लोगों के, आम लोगों की ये शिक्षा थी, आज उसको एक सेपरेट और कुछ ही लोगों तक सीमित कर दिया गया है। तो ये हर गुरुकुल के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था, भूतत्व विज्ञान और ज्योग्राफी। तो कुछ कलाएं जो इस तरह की थी, भूतत्व विज्ञान हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री उनको अच्छे से जैसे रामायण महाभारत और ये जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे वो हो गए, एथिक्स जो नीति शास्त्र जो है वो उनको सिखाया जाता था। वर्तमान स्कूलों में इनका कुछ भी पार्ट अच्छे से नहीं है, ठीक है। और वैसे भी संस्कृत जो है वो एक गद्य पद्य और वेदों में गद्य और पद्य सारा आता है। तो इवन दो कविताएं लेखनी का जो कार्य है और बोलने का जो कार्य है, ये दोनों चीज़ बहुत ही बड़े लेवल पे होती थी, आम जन के लिए अवेलेबल थी। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं थी। इसके अलावा गुरुकुलों में जो अन्य शिक्षाएं होती थी, जैसे समुद्र के पानी के अंदर अवेलेबल विभिन्न प्रकार के तत्व, विभिन्न प्रकार के जीव और प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जानवर, जीव जंतु, पक्षी, इन सब का ज्ञान उनको दिया जाता था। जानवरों की विभिन्न भाषाएं, उनको बोलना, उनको पहचानना, इनका ज्ञान दिया जाता था। वर्तमान में हाँ, ये अवेलेबल है भारत के जो जंगली जो जहाँ पे जंगल ज़्यादा हैं, जैसे कि अपना नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल वगैरह, जहाँ पे जंगल है, उत्तराखंड, और जहाँ पे अभी भी हमारे ट्राइबल जाति यानी जनजातीय लोग जो रहते हैं, जैसे राजस्थान में हमारे नीचे उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, तो जहाँ पे जंगली इलाके हैं, आज भी वो लोग जानवरों की विभिन्न भाषाएँ पहचानते हैं और वह आवाज़ भी निकाल सकते हैं। तो गुरुकुलों में विभिन्न जानवरों की भाषाएँ बोलना भी सिखाया जाता था। और इवन दो ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण तो विभिन्न जानवरों से बात भी कर सकते थे उन्हीं की भाषा में। तो इस तरह का वर्तमान में किसी भी स्कूल्स में किसी तरह का कोई भी शिक्षा अवेलेबल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उस टाइम जो दिया जाता था
एथिक्स और इन सब चीज़ों के अलावा, वो था आत्मज्ञान, शांति, ध्यान, ये कैसे किए जाएं, इन सब का तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बेसिक शिक्षा है, उसको वर्तमान में धर्म से जोड़कर भारत के स्कूलों में अलाउ नहीं किया जा रहा। विभिन्न धर्म के लोग इसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध मानकर स्कूलों में इसको इनबिल्ट नहीं करने दे रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही योग, जब मुस्लिम लोग अपनी 5 टाइम की नमाज़ करते हैं तो उनके अंदर बहुत से आसन हैं उनकी 5 टाइम की नमाज़ में, क्रिश्चियनिटी में आते हैं। उनकी विभिन्न प्रकार की प्रेयर्स में भारत के विभिन्न प्रेयर्स हैं, भारत की प्रेयर विधि है, भारत के प्राचीन जो योगिक और ध्यान की जो मेडिटेशन की जो तरीका है वो है। ये लोग जैसे मोमबत्ती लगाकर उस पर ध्यान करते हैं, तो ये भारत का ही दीपक लगाकर ध्यान करने वाला मेडिटेशन का एक अलग मेथड है, जिसका धर्म से कोई लेना नहीं है, लेना और देना नहीं है। देखिए, ध्यान जो है आपके शरीर को कंट्रोल, शांत और सब एक फोकस रखने के लिए आपका शारीरिक चीज़ है। देखिए, धर्म का लेना देना भगवान से है, भगवान ने जो बोला है वही धर्म है, दैट्स ऑल। धर्म का शारीरिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में योगा में जो सिखाया जाता है सारे आसन, वो एक सिर्फ शारीरिक गतिविधियां हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। देखिए, हम जब कोई व्यक्ति आता है, जैसे सूर्य नमस्कार का इतना विरोध होता है, जब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही जब रोज़ सूर्य देव आते हैं तो नमस्कार करते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जनरल एक आपका ग्रेटिट्यूड है प्रकृति के प्रति। कोई चंद्रमा को नमस्कार करता है, कोई सूर्य को नमस्कार करता है, कोई पेड़ को नमस्कार करता है, तो कोई जानवर को नमस्कार करता है। ये भारत की सभ्यता है। देखिए, भारत की सभ्यता में पुराने ज़माने में बहुत से ऋषियों के मनुष्य के अलावा जानवर भी गुरु होते थे। देखिए, आपको कुत्ता जो है वफादार बनना सिखाता है, तोता आपको बोलना, इंसान की बोली बोल सकता है, जानवर ये सिखाता है। ठीक है। गाय है, वो शांत स्वभाव में रहना सिखाती है आपको। चींटियाँ, विभिन्न जानवर जो हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो वो बाहर निकल के आपको बताते हैं कि बारिश होने वाली है। जब घोड़े, विभिन्न जानवर जब अपने जगह छोड़कर भागने को तैयार हो तो समझ लो कि भूकंप या सुनामी आने वाली है। तो ये विभिन्न शिक्षाएं हैं। तो इनका, जैसे गाय का धर्म से क्या लेना देना है? प्रकृति की चीज़ें हैं, प्रकृति को आप बनाए रखोगे तो प्रकृति आपको बनाए रखेगी। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाओगे, प्रकृति आपसे रिवेंज लेगी। आप प्रकृति को अगर क्षत्रियता दिखाओगे ना, तो प्रकृति आपसे बड़ी क्षत्रिय है, वो आपको ज़्यादा बड़ा दंड देगी। तो इसलिए इन प्राकृतिक चीज़ों को धर्म से ना जोड़ें। वर्तमान में भारत में ये शिक्षाएं होना स्कूलों में आवश्यक है। उस टाइम टेक्निक्स उस टाइम भी थी, आज भी हैं, पर आज की टेक्निक्स डिग्रेडेड हैं और अनकंट्रोल्ड हैं। किसके हाथ में होनी चाहिए? अगर देखिए, जैसे बंदूक या चाकू एक स्त्री के हाथ में हो किचन में, तो वो क्रिएटिव कार्य करेगा, रचनात्मक कार्य करेगा खाना बनाने में। अगर वही चाकू या बंदूक किसी लुटेरे या गुंडे के हाथ में हो, तो वो विध्वंसात्मक, उत्पातक कार्य करेगा। वो मारेगा, काटेगा, लूटेगा। वही चीज़ किस व्यक्ति के हाथ में है डिपेंड करता है। इसीलिए टेक्निक्स पहले भी थी, बट सिर्फ इंटेलिजेंस क्लास यानी बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों के पास थी। वर्तमान में ये हर किसी के हाथ में दे दी गई है, तो हर कोई इससे उत्पात मचा रहा है। अब उस उत्पात से सरकारें परेशान हैं, बड़े बड़े लीडर्स परेशान हैं। नामुमकिन है उसको सुधारना। सिर्फ शिक्षा ही आपके सिस्टम को सुधार सकती है। अगर आप नहीं सुधारना चाहते शिक्षा को, तो तैयार रहिए इससे भी बड़े विध्वंसात्मक समाज के लिए। हरे कृष्णा, राम राम, जय हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको और भारत की वर्तमान शिक्षा में क्या बदलाव होने चाहिए उसके लिए सुझाव चाहिए, या आपको कोई क्या कुछ जानना हो गुरुकुल की अन्य शिक्षाएं भी, मैंने 64 क्वालिटीज़ नहीं बताई, मैंने मेजर क्वालिटीज़ बताई हैं, स्किल्स बताई हैं। आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आई विल मेक मोर वीडियोस। मैं इसके लिए और वीडियोस बनाऊंगा, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि वर्तमान में हम गुरुकुल्स में वो शिक्षाएं दे रहे हैं। हमारे गुरुकुल्स में आप अपने स्टूडेंट्स को भेजिए,
हम उन्हें सभ्य, संस्कारी और एक अच्छे उनके गुण स्वभाव के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, योद्धा और बहुत बड़े बिजनेस क्लास के टैक्टिक्स वाले बिजनेस क्लास मैंस और बहुत ही अच्छे वर्कर क्लास जिसे शूद्र बोला जाता है। समाज में हर किसी को सुख शांति और 2 वक्त का अच्छे से एक डिलीशियस फूड मिले। डिलीशियस का मतलब दूध, दही, छाछ, घी, सब्जियां और अनाज, दालें, अच्छे से एक अच्छा खाना हो, ये हम हर किसी को देना चाहते हैं। अच्छा पहनने को, अच्छा सोने को हो, ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं। तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। हरे कृष्ण।